तो अगर राजस्थान में प्राइमरी टीचर बनने का सपना है तो रीट लेवल 1 की परीक्षा को पार करना ही होगा। ये पहली और सबसे अहम सीढ़ी है। और आज हम इसी रीट लेवल 1 की तैयारी के लिए एक वन शॉट गाइड लेकर आए हैं, जिसमें हम शुरू से लेकर आखिर तक हर पहलू को समझेंगे और एक कामयाब रणनीति बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा पूरा रोड मैप क्या है। हम रीट के परिचय से शुरू करेंगे, फिर इसकी एलिजिबिलिटी और एग्जाम की टाइमलाइन को समझेंगे। इसके बाद एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, सबसे अच्छी किताबें और आखिर में एक ऐसा स्मार्ट स्टडी प्लान जो किसी भी नए उम्मीदवार को एडवांस्ड लेवल की तैयारी के लिए पूरी तरह तैयार कर देगा। तो सबसे पहले एकदम बेसिक्स से शुरू करते हैं। ये रीट परीक्षा आखिर है क्या, और राजस्थान में प्राइमरी टीचर बनने की राह में ये इतनी अहम क्यों है? समझिए, ये आपकी टीचिंग करियर की पहली और सबसे मजबूत नींव है। रीट यानी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, ये एक राज्य स्तरीय योग्यता परीक्षा है। इसे पास करना सिर्फ एक शर्त नहीं है, बल्कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का पहला दरवाजा है। ये परीक्षा आपकी टीचिंग एबिलिटी को परख कर एक ऐसा सर्टिफिकेट देती है जिसके बिना आप आगे भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। अब रीट की बनावट को दो हिस्सों में समझना बहुत जरूरी है, प्री और मेंस। रीट प्री सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, मतलब अ क्वालिफाइंग टेस्ट। इसे पास करने पर आपको जीवन भर के लिए एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन असली मुकाबला तो रीट मेंस में होता है, जो एक भर्ती परीक्षा है, और इसी के नंबरों से सरकारी नौकरी मिलती है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि प्री एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जो आपको सभी सवाल हल करने का मौका देती है, जबकि मेंस में हर गलत जवाब पर नंबर कटते हैं। ठीक है, तो जब परीक्षा को समझ लिया है तो अगला कदम ये जानना है कि क्या हम इसके लिए योग्य हैं। तो आइए अब अप्लाई करने की शर्तों और परीक्षा की एक अनुमानित समय सीमा को डिटेल में देखते हैं। ये हर उम्मीदवार के लिए पहला और सबसे जरूरी चेक पॉइंट है। आइए देखते हैं कि इस परीक्षा में बैठने के लिए कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पूरी करनी होती हैं। लेवल 1 की योग्यता को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ है। यहाँ पूरा फोकस एलिमेंट्री एजुकेशन के डिप्लोमा यानी DELED या जिसे BSTC भी कहते हैं उस पर है। 12वीं में मिनिमम मार्क्स की शर्त भी अलग अलग रास्तों के लिए थोड़ी अलग है। और हाँ, सबसे बड़ा अपडेट ये है कि B.Ed डिग्री वाले अब लेवल 1 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये पद अब सिर्फ प्राइमरी पेडागोजी में ट्रेंड उम्मीदवारों के लिए ही है। एज लिमिट में भी प्री और मेंस के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। रीट प्री यानी पात्रता परीक्षा के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है। कोई भी किसी भी उम्र में ये सर्टिफिकेट ले सकता है। लेकिन रीट मेंस जो भर्ती परीक्षा है, उसमें जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु 40 साल तय है, जिसमें आरक्षित वर्गों को नियमों के हिसाब से छूट मिलती है। देखिए, एक क्लियर टाइमलाइन होने से तैयारी को सही दिशा मिलती है। अगर हम 2026 की बात करें तो एक अंदाजा ये है कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आ सकता है और जुलाई के आखिर तक एग्जाम हो सकता है। अब इन तारीखों को दिमाग में रखकर आप अपना स्टडी प्लान बना सकते हैं कि भाई कब तक सिलेबस खत्म करना है और कब से रिविजन और प्रैक्टिस पर फोकस करना है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जो आपकी पूरी तैयारी का कह सकते हैं ब्लूप्रिंट है, परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस। इसे समझे बिना सही दिशा में मेहनत करना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। ये नंबर 150, इससे अपने दिमाग में बैठा लीजिए, यही इस पूरी परीक्षा की कहानी है। 150 सवाल, 150 नंबर और 150 ही मिनट। सीधा सीधा मतलब यह है कि हर सवाल के लिए आपके पास मोटे तौर पर 1 मिनट का वक्त है और हर सवाल 1 नंबर का है। तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर एब्सोल्युटली क्रिटिकल हो जाता है। परीक्षा का स्ट्रक्चर देखिए, कितना परफेक्टली बैलेंस्ड है। इसमें टोटल 5 सेक्शंस हैं: बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, भाषा आय, भाषा 2, गणित और पर्यावरण अध्ययन। और हर सेक्शन से 30 सवाल पूछे जाते हैं और हर सेक्शन का वेटेज 30 नंबर है। इसका मतलब साफ है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, हर सेक्शन का वेटेज ठीक 20% है। इसका सीधा मतलब है कि आप किसी भी एक विषय को छोड़कर सफल नहीं हो सकते। आपकी रणनीति में हर विषय को बराबर समय और महत्व देना ही होगा। किसी एक विषय में महारत हासिल करना और दूसरे को नजरअंदाज करना यहाँ काम नहीं करेगा। मार्किंग स्कीम की बात करें तो रीट प्री में सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि गलत जवाब के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब है कि आपको सभी 150 सवाल अटेम्प्ट करके आने हैं, छोड़ना एक भी नहीं है। लेकिन यहाँ एक नया नियम भी है, उसे ध्यान से सुनिए। अगर आप कोई सवाल छोड़ते हैं और 5वां गोला भी नहीं भरते तो 1/3 नंबर कट जाएगा। इसलिए जो सवाल ना भी आए उसमें 5वां ऑप्शन जरूर फिल करना है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी CDP, ये इस परीक्षा की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि टीचिंग आर्ट का फाउंडेशन है।
इसमें ये परखा जाता है कि आप 6 से 11 साल के बच्चों की साइकोलॉजी को, उनके सीखने की तरीकों को और उन्हें पढ़ाने के मेथड्स को कितना समझते हैं। ये सीडीपी सेक्शन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। इसमें बाल विकास की अवधारणाओं से लेकर पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगॉत्स्की जैसे महान मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों तक सब कुछ आता है। साथ ही समावेशी शिक्षा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जैसे प्रैक्टिकल और कानूनी पहलुओं पर भी बहुत सवाल बनते हैं। पियाजे जैसे मनोवैज्ञानिकों की थियरीज तो इस परीक्षा की आत्मा हैं। उनकी 4 अवस्थाओं में से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 साल की होती है, वो लेवल 1 के लिए सबसे ज्यादा, आई रिपीट, सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों की एज ग्रुप है। इसी अवस्था में बच्चे तार्किक रूप से सोचना शुरू करते हैं। आपसे इसी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड प्रैक्टिकल सवाल पूछे जाएंगे। सीडीपी के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें आपको दोहरी तैयारी करनी होती है। एक तो उस सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज जो करीब करीब 10th क्लास के लेवल की होती है, और दूसरा जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का तरीका, यानी उसकी पेडागॉजी। मतलब आपको सिर्फ मैथ्स आना नहीं चाहिए, आपको मैथ्स पढ़ाना कैसे है ये भी आना चाहिए। जैसे लैंग्वेजेस में ग्रामर और अनसीन पैसेजेस के साथ साथ लैंग्वेज टीचिंग के प्रिंसिपल्स भी पूछे जाते हैं। मैथ्स में बेसिक अरिथमेटिक के साथ साथ मैथ्स पेडागॉजी और एनवायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस में परिवार परिवेश के अलावा राजस्थान की कल्चर और ज्योग्राफी से जुड़े सवाल भी आते हैं। तो हर सब्जेक्ट में कंटेंट और पेडागॉजी का मिक्स है। वैसे इस पूरे सिलेबस पर डिटेल्ड नोट्स, पीडीएफ्स और सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, उसे जरूर ज्वाइन कर लें, वहां आपकी तैयारी को और बूस्ट मिलेगा। चलिए, तो अब एग्जाम का ब्लूप्रिंट पूरी तरह से समझ आ गया है। अब बारी है सही हथियार यानी सही रिसोर्सेज इकट्ठा करने की। तो आइए देखते हैं कि इस जंग को जीतने के लिए सबसे अच्छी किताबें और स्टडी मटेरियल कौन सा है। ये एक गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखिएगा। कोई भी महंगी गाइड बुक खरीदने से पहले कक्षा 1 से 8 तक की एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की किताबों को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स में जो क्लैरिटी आएगी वो कहीं और नहीं मिलेगी। रिमेंबर, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बहुत सारी किताबों से बेहतर है एक अच्छी किताब को कई बार पढ़ना। एनसीईआरटी के बाद आप इन स्टैंडर्ड किताबों की मदद ले सकते हैं। देखिए, सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये होती है कि हर सब्जेक्ट के लिए एक मेन रेफरेंस बुक रखें और साथ में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक। जैसे सीडीपी में कॉन्सेप्ट्स के लिए धीर सिंह धाबाई की किताब काफी अच्छी मानी जाती है, तो वहीं प्रैक्टिस के लिए अरिहंत या लक्ष्य के सेट्स आपकी तैयारी को टेस्ट करने में मदद करेंगे। सही किताबें होना मतलब आधी जंग जीतना, लेकिन पूरी जंग जीतने के लिए चाहिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो एक टॉपर को बाकी एस्पिरेंट्स से अलग करती है। तो आइए अब एक एक्शनेबल प्लान बनाते हैं। सफलता के लिए ये 4 स्टेप फ्रेमवर्क बहुत ही पावरफुल है। स्टेप 1, अंडरस्टैंड, सिलेबस और पैटर्न को गहराई से समझें। स्टेप 2, बिल्ड कॉन्सेप्ट्स, एनसीईआरटीज और एक स्टैंडर्ड बुक से अपने कॉन्सेप्ट्स मजबूत करें। स्टेप 3, प्रैक्टिस, पिछले सालों के पेपर्स और मॉक टेस्ट को खूब सॉल्व करें। और स्टेप 4, रिवाइज, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाकर वीकली और मंथली रिवीजन करें। बस ये साइकिल फॉलो करते रहिए। कंसिस्टेंसी इज द की, ये बात सब कहते हैं, पर फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। इस तरह का एक डेली टाइम टेबल बनाने से ये इंश्योर होता है कि सभी सब्जेक्ट्स को रेगुलर अटेंशन मिले। मॉर्निंग में जब माइंड फ्रेश होता है तब मैथ्स या सीडीपी जैसे टफ सब्जेक्ट्स को उठाइए, और रात को सोने से पहले 30 मिनट का क्विक रिवीजन ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये कुछ ऐसी माइक्रो हैबिट्स हैं जो रिजल्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस लाती हैं। अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाना, हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट देना, और सबसे ज़रूरी, टेस्ट देने के बाद उसकी एनालिसिस करना कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। असली लर्निंग वहीं से होती है। और हाँ, ईवीएस में राजस्थान स्पेसिफिक टॉपिक्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। तो हमने क्या, क्यों और कैसे सब कुछ समझ लिया है। अब आखिर में उन सबसे ज़रूरी बातों को कंसोलिडेट करते हैं जो इस जर्नी में आपके साथ हमेशा रहनी चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, रीड क्रैक करने का अल्टीमेट की इंटेलिजेंस नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी है। हर रोज किया गया थोड़ा थोड़ा एफर्ट, लेकिन फोकस के साथ, वो कभी कभी की जाने वाली 10 से 12 घंटे की पढ़ाई से कहीं ज्यादा पावरफुल है। अगर इस पूरे डिस्कशन से सिर्फ 3 बातें साथ लेकर जानी हो तो वो ये हैं। पहला, पैटर्न को दिमाग में छाप लो। 150 सवाल, 150 नंबर, 150 मिनट और गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। दूसरा, बैलेंस इज एवरीथिंग। 5 सेक्शंस का वेटेज बराबर है, इसलिए सबको बराबर तवज्जो देनी है। और तीसरा, प्रैक्टिस एंड रिवाइज। मॉक टेस्ट और रेगुलर रिवीजन सफलता के लिए नॉन नेगोशिएबल हैं, इनके बिना काम नहीं चलेगा।
तो अब जब तैयारी का पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने है तो एक सवाल खुद से पूछिए, आज अभी इस सफर को शुरू करने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? क्योंकि सफर की शुरुआत एक छोटे लेकिन डिसाइसिव स्टेप